नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एप्लीकेशन। मतलब रैंक तो हमने निकाला है, किस तरीके से रैंक निकाला जाता है, रैंक का यूज़ क्या है, ये सारी बातें हमने जान ली है। ओके, अब हम देखेंगे कि रैंक किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एक्चुअल प्रॉब्लम में। एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले लेंगे, 2-3 प्रॉब्लम से सारी बातें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि रैंक के बारे में आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, इसकी कोशिश करते हैं हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेके। 2-3 एग्जाम्पल में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। वहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपने 12th में भी पढ़ा है, लेकिन अगर किसी किसी का 12th में नहीं हुआ होगा तो एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है कि किस तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए आप, प्रीवियस वीडियो है। ओके, तो रैंक कैसे निकालते हैं उसके ऊपर का वीडियो है, वहाँ पे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। ओके, तो आज हम एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेंगे। क्या है, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये वाला एक इक्वेशन है। x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 15, ये वाला एक इक्वेशन है। x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13। ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके सामने हैं। ओके, अब ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। क्रैमर्स रूल है, मैट्रिक्स मेथड है। ओके, तो बहुत सारी मेथड है हमारे पास ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन उस साइमल्टेनियस इक्वेशन का है या नहीं है, ये बताने वाला कौन है, रैंक है। ओके, प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम में इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो किस तरीके से होगा। x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 है। x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 2 है। और x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 3 है। Okay, the above equations in matrix form, the above equations in matrix form. Okay, matrix form क्या हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा 1 3 3। ओके, 1 4 4 1 3 4, और ये रहेगा आपका x y z, ये रहेगा आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये रहेगा आपका वैल्यू मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। अब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन रहेगा, इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, ये जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके उसका रैंक निकालना पड़ेगा। राइट, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पहले इसको 0 बनाना होता है, फिर इसको 0 बनाना होता है। तो पहले इसको 0 बनाएंगे, ये R2 का एलिमेंट है तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, R1 चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, R1 बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जैसे कि वैसे लिखो। R2 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1 हो रहा है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे क्या मिला हमें, R3 चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जैसे कि वैसे लिखो 1 3 4। ओके, x y z। ओके, सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा, R1 चेंज नहीं हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, तो 15 माइनस 12 कितना होगा 3,
और ये R3 चेंज नहीं हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करने के लिए मैं इसका सहारा ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका सहारा लेके अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1, ओके। अरे ये 1 नहीं आएगा ना, ये 1 3 3 है ना, ओके। तो इसका सहारा ले लेते हैं फर्स्ट रो का R3 बनाने के लिए, ठीक है। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो जैसे के वैसे है तो जैसे के वैसे लिखो, सेकंड रो जैसे के वैसे है तो जैसे के वैसे लिखो, थर्ड रो देखो कैसे चेंज हो रहा है, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, ओके। 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है, ओके। अब यहाँ पे x y z सेम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R1 चेंज नहीं हो रहा है, R2 चेंज नहीं हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, R3 माइनस R1, 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आने के बाद, ओके। अब इसका रैंक जो है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक चेंज करना है, मतलब ये 3/3 मैट्रिक्स है, उसका रैंक 3 से कम ही रहेगा, ओके। अब 3 से कम रहने के लिए ये पूरा का पूरा अगर 0 हो जाता है तो दो ही नॉन जीरो रोज बचेंगे, एक पहला वाला और दूसरा वाला, ये टोटली 0 हो जाएगा तो रैंक उसका 2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाला एलिमेंट 0 हो सकता है क्या, तो ये वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा, क्यों, अगर हमने इन दोनों का सहारा लिया, R3 चेंज किया हमने, मतलब अगर देखो R3 चेंजेस टू, मतलब इसको 0 बनाना है ना, तो R3 माइनस R2 जो किया मैंने, तो क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, ये 0 क्यों नहीं बन रहा है, तो R1 जैसे के वैसे लिखेंगे हम लोग, R2 जैसे के वैसे लिखेंगे, R3 जब आएगा तो R3 ऐसे चेंज होगा, R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, इस पोजीशन पे तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 माइनस 1 तो ये वाले पोजीशन पे जो हमने इतने मेहनत से 0 बनाया है, तो वहां पे वापस से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन इसको 0 बनाने के चक्कर में जो हमने 0 बनाया है ऑलरेडी, उस पे एक नंबर आ रहा है कोई, तो भी समझ में आया। तो अगर नंबर आ रहा है इसका मतलब हम इसको 0 नहीं बना पा रहे, मतलब ये थर्ड रो को हम 0 रो नहीं बना पा रहे, पूरा का पूरा 0 नहीं कर पा रहे। इसलिए कोएफिशिएंट का रैंक क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रैंक जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, तो ये वाला भी मैट्रिक्स नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है, तो 3 नंबर ऑफ रोज जो है वो कैसे नॉन जीरो है, तो इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या, कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और वैल्यू मैट्रिक्स मिला के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 3 3 0 1 1 और ये हो जाएगा 0 0 1 और ये वैल्यू मैट्रिक्स क्या है 12 3 5। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना है यहाँ पे देखो, ओके। यहाँ पे भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी के सभी नॉन जीरो नहीं है ना, सभी के सभी जीरो नहीं है ना, तो ये भी रो नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है, और ये भी रो कैसा है नॉन जीरो है, मतलब तीनों के तीनों रो कैसे नॉन जीरो है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3 और रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3, मतलब इसका भी रैंक कितना है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या है 3 है, ओके। तो इस सिचुएशन में जब ऐसा सिचुएशन होता है, आप पिछला वाला वीडियो अगर जाके देखोगे तो वहां पे मैंने बताया, जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, जब ये कंडीशन मीट होती है तो वो सॉल्यूशन कैसा रहता है, ओके। ये कैसा रहता है, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट रहता है और सॉल्यूशन कैसा रहता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन रहता है, कैसा रहता है यूनिक सॉल्यूशन रहता है। इसका मतलब यही है x और y, x की वैल्यू जो मिलेगी, y की वैल्यू जो मिलेगी, z की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, राइट। अब ये वाला तो हमें यहाँ से इतने से यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे x y z का आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सी यूनिक वैल्यू x y z की मिलेगी, ओके।
तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 into x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके 3 into y क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ओके 3 into z क्या हो जाएगा, प्लस 3z हो जाएगा। इज इक्वल टू ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इज इक्वल टू क्या रहेगा, फर्स्ट रो रहेगा। तो ये 12 आ जाएगा, ये इक्वेशन 4 राइट। अब यहाँ पे देखो सेकंड रो मल्टीप्लाई विद कॉलम इज इक्वल टू सेकंड रो, तो क्या हो जाएगा 0 into x 0 हो जाएगा, 1 into y y हो जाएगा। ओके 1 into y y 1 into z प्लस z इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका ये। अब ये थर्ड रो मल्टीप्लाई विद कॉलम इज इक्वल टू थर्ड रो 0 into x 0 0 into y 0 1 into z z, तो यहाँ पे क्या मिला, z इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू मिली, z इज इक्वल टू 1 आया। ये वाली वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में डाल दो तो y मिल जाएगा, y क्या मिलेगा रे, ओके इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2। अब ये z और y की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में डाल दो तो क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा, x प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 1 इज इक्वल टू 12। ओके x 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 3। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा x इज इक्वल टू 3 मिला, y इज इक्वल टू 2 मिला एंड z इज इक्वल टू 1 मिला। ओके तो ये वाला वैल्यू मिला। अब ये x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1, ये जो वैल्यू मिला है x का, y का और z का, ये तीनों इक्वेशन में अगर डालोगे तो आप ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा। अगर x y z इसमें ये वाली वैल्यू अगर डालोगे तो इसका ये जो ऑपरेशन है, इसका जो एडिशन है कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे भी वही वैल्यू डालोगे तो इसका एडिशन कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे भी वही ओके वैल्यू डालोगे, ये वाली वैल्यू डालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो यूनिक वैल्यू है तीनों के तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ओके तो सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन राइट। ठीक है अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी राइट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग राइट, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। तो ये वाला एग्जांपल नंबर 2 है, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट करो। इक्वेशन दिए हुए 5x प्लस 3y प्लस 7z is equal to 4. Okay. 3x plus 26y plus 2z is equal to 9. Okay. 7x plus 2y plus 10z is equal to 5. Is equal to 5. तो ये इक्वेशंस हैं राइट। अब ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है, क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन होंगे, कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है अगर कंसिस्टेंट रहता है। तो इनकंसिस्टेंट अगर रहता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा वहां पे राइट। अगर मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके तो देखेंगे हम इसको भी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या हो जाएगा, पहला ये इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। 3x प्लस 26y प्लस 2z इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 है। और 7x प्लस 2y प्लस 10z इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 3 है राइट। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म
of above equations, okay, equations क्या रहेगा मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पे लिखो 5 3 7 3 26 2 7 2 10, ये रहेगा आपका x y z और ये रहेगा आपका 4 9 5, ओके 4 9 5 राइट, ओके। अब हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे ऑपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको जीरो बनाना है तो इसको 15 करना चाहिए, इसको जीरो बनाना है, यहाँ पे 15 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 15 आने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों प्लेस में सेम नंबर होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेस में सेम नंबर लाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना है, 3r1 को मल्टीप्लाई करेगा एंड 5r2 को मल्टीप्लाई करेगा। तो r1 चेंज हो रहा है 3r1 और r2 चेंज हो रहा है 5 into r2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ में ऑपरेशन करूंगा, 3 into 5 15, 3 into 3 9, 3 into 7 21। अब R2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, एक साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ, 5 into 3 कितना हो जाएगा 15, 5 into 26 कितना हो जाएगा 130 और 5 into 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। अब R3 को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, 7 2 10 हो जाएगा जैसे कि वैसे। यहाँ पे x y z आ जाएगा इज इक्वल टू सेम 3 into 4 कितना हो जाएगा 12, 5 into 9 कितना हो जाएगा 45 और 5, राइट, ठीक है, समझ में आया। चलो अब मुझे यहाँ पे जीरो बनाना है, मतलब R2 को जीरो बनाना है तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, R2 माइनस R1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R1 चेंज नहीं हो रहा है तो 15 9 21, ओके। 15 माइनस 15 क्या हो जाता है 0, 130 माइनस 9 क्या हो जाएगा 121 और 10 माइनस 21 क्या हो जाएगा माइनस 11। थर्ड वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो जैसे कि वैसे लिखो 7 2 10, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा x y z, ओके, ठीक है, ओके। R2 माइनस R1 मतलब ये R1 चेंज नहीं हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, कैसे 45 माइनस 12 कितना होता है 33 और R5 क्या रहेगा 5, ओके। अब यहाँ पे एक नजर डालो कि क्या करना है आपको। यहाँ पे देखो ये 121 है, ये 11 है, ये 33 है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 से। तो पहले इसको डिवाइड करो 11 से, मतलब R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 11 करो, क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ओके। यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा रे, ये 15 है, 15 9 21, यहाँ पे क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 11 0 होगा, 121 डिवाइडेड बाय 11 11 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस 11 डिवाइडेड बाय 11 क्या हो जाएगा रे, ओके, माइनस 1 हो जाएगा, ओके। 7 2 10, ये क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा आपका x y z और यहाँ पे रहेगा R2 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से तो 12, 33 डिवाइडेड बाय 11 क्या हो जाएगा 3 और ये R5, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है 7 को भी हमें क्या करना चाहिए था, ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ 2 प्लस 9 कितना होता है 11 हो जाता है, ओके। तो वो 0 हो रहा है, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको प्लस करेंगे, प्लस 11 11 0 10 और 21,
ओके अब चलो ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा कुछ ऑप्शन है 7 to 10, ओके एक मिनट क्या करना है, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको अगर 0 बनाना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भाग जाता है, तो पहले 3 का भाग दे दो, ओके r1 चेंजेस टू r1 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, ओके यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा आपको ओके 7, ये 0 11 -1 7 2 10, ओके x y z इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 4 3 5, ओके इस तरीके से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, तो यहाँ पे दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके अब ये r1 मल्टीप्लाई विथ 7 r1 एंड इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो r3 चेंजेस टू 5 r3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 5 are 35, ओके 7 3 are 21, 7 7 are 49, ओके अब ये 0 11 -1 रहेगा और r3 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो क्या होगा 7 5 are 35, ओके 5 2 are 10, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा 5 10 are कितना हो रहा है, 5 10 are 50, ओके राइट, ये x y z और यहाँ पे सेम 7 r1 मतलब कितना होगा 28 3 5 5 25, ओके अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, ये वाला पूरा का पूरा 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए देखो r3 चेंजेस टू, ये r3 करेंगे प्लस r3 हो गया 35 हो गया, 0 प्लस 35, ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नजर आ जाएगा आपको, 0 माइनस 35 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस r2 माइनस r1 करेंगे, प्लस r2 माइनस r1, ओके तो ये वाला ऑपरेशन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है r3 कितना, r1 चेंज नहीं हो रहा है, ये आ जाएगा 35 21 49, ये आ जाएगा आपका 0 11 -1 और ये आ जाएगा r3 चेंज हो रहा है, r3 कौन है यहाँ पे 35 है, प्लस r2 कौन है यहाँ पे 0 है, ये वाला माइनस r1 मतलब माइनस 35, तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे r3 कौन है 10 है, ऐसे चेंज हो रहा है ना, प्लस r2 कौन है 11, अब 11 r1 माइनस कर दो तो माइनस 21, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे r3 कौन है 50, r2 कौन है -1, r1 कौन है 49, तो -49, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ गया 0, ओके तो यहाँ पे क्या मिला x y z, ठीक है x y z, ओके राइट इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, r3 कौन है यहाँ पे 25, r2 कौन है 3 है और r1 कौन है -28 है, तो यहाँ पे भी r3 क्या हो जाएगा 0, r2 जैसे कि वैसे, r1 जैसे कि वैसे, ओके अब देखा जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो लास्ट रोज है पूरा का पूरा 0 हो गया, अगर लास्ट रो पूरा का पूरा 0 है, कितने नॉन जीरो रोज है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के, ये वाला नॉन जीरो रोज है और ये वाला नॉन जीरो रोज है, यहाँ पे दो नॉन जीरो रोज है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स माने क्या? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स माने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और वैल्यू मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं लिख के 35 21 49 ओके 0 11 -1 0 11 -1 0 0 0 ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया आपका। और यहाँ पे नजर आ रहा है आपका वैल्यू मैट्रिक्स क्या है 28 3 0। अब यहाँ पे देखो राइट ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये थर्ड रो है पूरा का पूरा जीरो है, तो दो ही नॉन जीरो रोज है, ये वाला एक नॉन जीरो रोज है और ये वाला एक नॉन जीरो रोज है, ऐसे दो ही नॉन जीरो रोज है, तो इसका भी रैंक क्या होगा? इसका भी रैंक होगा 2 राइट। ओके तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है, मतलब r r' सेम है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन कंसिस्टेंट रहने के बाद अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इनफाइनाइट है कि क्या है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है ना, ओके ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप अच्छे से इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब r r' इज लेस देन n है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या है हियर r is equal to r dash is less than n, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है। ओके द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है राइट। ओके उसमें कितने सॉल्यूशन है? तो इस केस में राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ओके देयर आर infinite okay solutions, infinite solutions। अब infinite solutions है तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट तो क्वेश्चन ऐसा है कि वहाँ पे तो पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे, कंसिस्टेंसी के बारे में, इनकंसिस्टेंसी के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट एग्जांपल में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर इस तरीके का इक्वेशन है तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो कैसे? अब देखते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 35 into x, ओके इक्वेशन कैसे बनेगी? 35 into x प्लस 21 into y प्लस 49 into z इज इक्वल टू 28। ये वाला एक इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 4। 11 into y, 11y माइनस y into z माइनस 1 into z मतलब माइनस z इज इक्वल टू 3। ये हो गया। अब यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है आप लोगों को? ओके 11y इज इक्वल टू 3 प्लस z मिल रहा है, z प्लस 3 हो गया। ओके तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है रे? z डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 ये मिल रहा है। y इज इक्वल टू z बाय 11 ओके z बाय 11 प्लस 3 बाय 11, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया 5, ये इक्वेशन हो गया 5 ओके। अब ये y राइट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? तो पहले इस इक्वेशन को आप 7 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 7 4 28 4, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। सिंपलीफाई करो थोड़ा सा, है ना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। तो ये सिंपलीफाइड इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। 5x प्लस 3y, y की जगह पे अपन ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं,
ओके, हम बताएंगे ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ओके, y के जगह पे ये वाली वैल्यू डालेंगे और प्लस 7z इज इक्वल टू 4m। तो यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3z डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9 बाय 11 प्लस 7z इज इक्वल टू 4m। ओके, तो सबको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 5x इधर रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 3z अपॉन 11 माइनस 7z हो जाएगा और इधर ये भाई साहब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस 9 अपॉन 11। ओके, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो माइनस 3z माइनस 77z डिवाइडेड बाय 11, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 44 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 11। ओके, ऐसे क्यों कर रहे हैं बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला 5x इज इक्वल टू ये कितना मिला है 3 से माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा ओके 3 माइनस 80z डिवाइडेड बाय 11 मिला। ओके, प्लस अब यहाँ पे 44 में से 9 गया कितना बचा ओके 44 में से 9 गया तो ये कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 11। ओके, 35 डिवाइडेड बाय 11 तो x इज इक्वल टू 5 को उधर भेज दो माइनस 80z डिवाइडेड बाय 55 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 55। ओके, अब यहाँ पे रिमार्केबल चीज ये है जैसे कि यहाँ पे रैंक जो है, अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कोएफिशिएंट एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं n माइनस आर आर द इंडिपेंडेंट, इस केस में क्या बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी तो पढ़ना है, इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी पढ़ना है। तो इस केस में आप देख सकते हो n माइनस आर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे वहां पे। इंडिपेंडेंट वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, तो n माइनस आर मतलब n कितना है यहाँ पे 3 है और r कितना है 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। इस केस में इस इक्वेशन में ऐसा एक वेरिएबल जो है वो कैसा है इंडिपेंडेंट है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये इस इक्वेशन में y किसके ऊपर डिपेंड है, इस इक्वेशन में y ये z के ऊपर डिपेंड है। इस इक्वेशन में आ जाओ y किसके ऊपर x किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे x भी किसके ऊपर डिपेंड नजर आ रहा है आपको z के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि y भी z के ऊपर डिपेंड है, x भी z के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब z का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लो तो आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा, z का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लो तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। मतलब दोनों केस में z का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करोगे, सिर्फ आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, z का वैल्यू पता होना चाहिए, तो आपका x और y दोनों के दोनों निकल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, z का वैल्यू कुछ भी डालो, z का वैल्यू 0 डालो तो y का भी वैल्यू रिस्पेक्टिव मिलेगा, x का भी वैल्यू रिस्पेक्टिव मिलेगा। z का वैल्यू 1 डालो तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, x का भी वैल्यू मिलेगा। z का वैल्यू 2 डालो तो रिस्पेक्टिवली आपका y का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। मतलब z का वैल्यू जो भी लगता है आपको उतने वैल्यू डालो, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू डालो तो आपको y और x रिस्पेक्टिवली में क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। ये समझ में आया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कंसिस्टेंसी के बारे में, ये वाला जो है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी के बारे में हमने चेक किया कि ये कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं उसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कैसे है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात आती है। तो यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जानने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक करेंगे तो यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे। तो इस केस में 3 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये फार्मूला देता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x और y की वैल्यू किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, जो कि वो कौन है, z है।
तो y का भी वैल्यू z पे डिपेंड है, x का भी वैल्यू z पे डिपेंड है। तो इस केस में z क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो वो उसको कोई भी वैल्यू दे दो, उसके हिसाब से वो x और y का वैल्यू निकाल के देगा, राइट। लेकिन आपने यहाँ पे x का वैल्यू दिया तो आपको y का वैल्यू और z का वैल्यू मिल रहा है क्या? इस केस में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब x का वैल्यू देने से आप z और y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है हमें, यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ गया होगा। थर्ड इक्वेशन से और भी बहुत सारी मजेदार बातें यहाँ पे क्लियर करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आपका थर्ड प्रॉब्लम ये है, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, इन्वेस्टिगेट the values of lambda and mu, okay, इक्वेशन है 2x plus 3y plus 5z is equal to 9। सेकंड इक्वेशन है 7x plus 3y minus 2z is equal to 8। और थर्ड इक्वेशन है 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu। ओके, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे x y z ये वेरिएबल है। ओके, x y z ये वेरिएबल है, x y यहाँ पे लैम्बडा मतलब ये किसका कोएफिशिएंट है, z वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और ये वैल्यू है, राइट। वैल्यू के जगह पे दिया हुआ है मतलब वैल्यू है, और ये लैम्बडा कोएफिशिएंट के जगह पे दिया है, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट है। जैसे कि ये 2x का कोएफिशिएंट है, 3y का कोएफिशिएंट है, 5z का कोएफिशिएंट है, वैसे यहाँ पे लैम्बडा z का कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू में वैल्यू रहता है, तो ये म्यू वैल्यू के जगह पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, लैम्बडा और म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x y और z वेरिएबल है, x y और z वेरिएबल है, x y और z वेरिएबल है। लैम्बडा और म्यू कैसे है कि लैम्बडा और म्यू कांस्टेंट है, उसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, राइट। एंड टेस्ट फॉर एंड क्या हो जाएगा, ओके, व्हेन देयर इज, पहला फाइंड आउट करना है नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहनी चाहिए। थर्ड सेकंड फाइंड आउट करेंगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहनी पड़ेगी, हम डिस्कस करेंगे अभी ये तीनों के तीनों भी। और यहाँ पे क्या रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो तीन कंडीशन है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वो जो इक्वेशंस है वो कैसे रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, ओके। और नो सॉल्यूशन के लिए ये जो इक्वेशंस है वो कैसे रहने चाहिए, इनकंसिस्टेंट रहने चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट कब रहेगा, जब रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहेगा। तो पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ओके। तो 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, ये इक्वेशन 1। 7x plus 3y minus 2z is equal to 8, ये इक्वेशन 2, ओके। 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu, ये इक्वेशन 3, ओके।
अब द अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा? द अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा रे अबव इक्वेशन को? 2 3 5 7 3 -2 2 3 लैम्बडा, और यहाँ पे ले लेंगे x y z, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 9 8 म्यू 9 8, ओके। अब रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक के ऊपर डिपेंड है, ये सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब तो हम इसका मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लैम्बडा आया है और म्यू आया है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल के हमें दिखाना पड़ेगा कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक अगर सेम है तो इसका मतलब वहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इक्वेशन कैसे कंसिस्टेंट है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? वहां पे जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट रहेंगे, तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहां पे नो सॉल्यूशन रहेगा। अब ये कंडीशन लेने के लिए मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके सॉल्व करते हैं, ओके। तो हियर K is the augmented matrix, augmented matrix, ठीक है। अब K is equal to augmented matrix है तो उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और वैल्यू मैट्रिक्स के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 3 -2 2 3 लैम्बडा, और इसके साथ क्या रहेगा? 9 8, और ये क्या रहेगा? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है 2 2 3 3 5 लैम्बडा और 9 म्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका सहारा लेते हैं और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 करते, तो क्या मिलेगा हमको? देखो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हमको हम यहाँ पे क्या मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मिलेगा ये जो K मैट्रिक्स है, K मैट्रिक्स क्या मिलता है? फर्स्ट रो जैसे कि वैसे लिखो 2 3 5 और ये 9, सेकंड रो जैसे कि वैसे लिखो 7 3 -2 8, थर्ड रो देखो चेंज हो रहा है R3 माइनस R1, 2 -2 क्या हो जाएगा? 0, 3 -3 क्या हो जाएगा? 0, लैम्बडा -5 क्या हो जाएगा? लैम्बडा -5 आ जाएगा क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू हमें नहीं पता है, और R3 को ने म्यू -9, ओके, म्यू -9। तो ये वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ओके, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और पूरा का पूरा अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वाला हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ओके, और ये वाला है हमारा, ये पूरा का पूरा अगर कंसीडर करेंगे तो वो वाला हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, पहला क्या है? नो सॉल्यूशन, ओके। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या लेना चाहिए? रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब R is not equal to rank of the augmented matrix, rank of the augmented matrix, okay. This is the condition, okay, this is the condition for inconsistency, okay, ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंसी के लिए। अब यहाँ पे देखो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ओके, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ कोएफिशिएंट, ये अगर 0 मिलता है, ये कब 0 मिलेगा? जब लैम्बडा इज इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ पे भी पोजीशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके। तब जब ये 0 हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना रहेगा? ये पूरा का पूरा 0 रो रहेगा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक रहेगा 2, ओके। और उस केस में ये अगर 0 नहीं रहता है, ओके, ये अगर 0 नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ओके।
it can satisfy only when, कब satisfy करेगा रे, when lambda is equal to 5 and mu is not equal to 9. लैम्बडा इज इक्वल टू 5 है तो ये 0 हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। और लैम्बडा इज इक्वल टू 9 मतलब लैम्बडा 9 नहीं है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेगा, तो लैम्बडा 9 छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लेगा। लेट्स से कि 10 वैल्यू ले रहा है तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है यहाँ पे कोई तो भी वैल्यू होने की वजह से इसका रैंक क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का 3 बन जाएगा। और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना बन जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 है तो 2 बन जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इक्वेशंस कैसे है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, ये वाला एक कंडीशन है, तो यही कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन मैच होना चाहिए। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ओके, यूनिक सॉल्यूशन, देयर शुड बी द यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहता है, रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 2 3 नंबर ऑफ वेरिएबल है, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक भी 3 रहना चाहिए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। ओके, तो अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 रहने के लिए लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे कोई तो भी नंबर रहेगा, इसका मतलब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना बन जाएगा, 3। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही कंडीशन रहनी चाहिए। ओके, रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसमें ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर ओके, कंसिस्टेंसी का कंडीशन है ये, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हियर ओके, हियर लैम्बडा शुड नॉट बी इक्वल टू 5। लैम्बडा 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई तो भी नंबर रहना चाहिए। म्यू 9 रहेगा तो भी चलेगा, म्यू अगर 9 है तो ये 0 बनेगा। ओके, तो ये 0 बनेगा, यहाँ पे तो कोई तो भी नंबर है ना, तो ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ वैल्यू है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या हो जाएगा, 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्या होना चाहिए, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 5, ये वाला कंडीशन रहना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहना चाहिए, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहना चाहिए, यहाँ पे देखो। ओके, R इज इक्वल टू R डैश, मतलब रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये रहना चाहिए, और लेस देन n रहना चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन, okay, for infinite solution। ओके, ये दोनों में भी कंसिस्टेंसी है। ओके, ये कंसिस्टेंसी है, यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंसी है, ये इनकंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, ओके, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट ही है। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और यहाँ पे कंसिस्टेंट है, और ये भी कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, यहाँ पे भी इक्वेशन कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है,
दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये कंडीशन क्यों हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन? यहाँ पे रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना रहना चाहिए? 2, और रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए, तभी जाके ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 होने के लिए ये थर्ड रो पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, थर्ड रो पूरा का पूरा 0 होने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 5 रहना चाहिए। हियर लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5, ओके। एंड अब रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 है तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 रहने के लिए ये तो 0 बन गया, तो इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। इसको 0 बनाने के लिए यू म्यू इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 9 रहना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 9 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो थर्ड रो पूरा का पूरा 0 हो रहा है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये दोनों का रैंक कितना है? 2 है, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो 2 इज लेस देन 3। तो इस केस में सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हियर लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 9, ओके, will be the okay is the infinite solution। ओके, तो ये वाला कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो हमने टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी किया, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहनी चाहिए? तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 रहना चाहिए एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 9 रहना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉर क्या है? इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या रहना चाहिए? r इज इक्वल टू r डैश इज इक्वल टू 9, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या रहना चाहिए? तो ये वाला रहना चाहिए। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि रैंक का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड आउट किया जाता है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा। ओके, तो इस केस में n माइनस r क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी जो बचते हैं वो कैसे रहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में? r इज इक्वल टू r है तो 2, तो n3 है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इस केस में? 1 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमेनिंग 2, यहाँ पे 3 कैसे वेरिएबल है, इसमें से 1 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और 2 जो है वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे रैंक के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ इसका प्रैक्टिस करना है तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लगता है वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।